कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Okay, so this chapter change and development in rural society, it means कि किस तरीके से रूरल सोसाइटी में चेंजेस आए, डेवलपमेंट आया। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है अगेन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम 3 इराज पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, 3 पीरियड्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहला पीरियड पढ़ते हैं बिफोर कॉलोनिज्म का, प्री कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं कॉलोनियल पीरियड और एक हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इन तीनों पीरियड्स में कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या स्ट्रक्चर था, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। समझ में आया सौम्य? क्लियर? यस मैम। ठीक है, सो नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंडियन सोसाइटी इज प्राइमरली अ रूरल सोसाइटी थ्रू अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस 2 चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, किस तरीके से अर्बनाइजेशन भी हो रहा था। ठीक है, बट नो मैटर व्हाट द फैक्ट इज कि हमारी इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन द रूरल सोसाइटी एंड दे आर, वो रूरल एरिया ही था एंड पीपल आर मोर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पीपल लिव इन रूरल एरियाज, that is 69% according to the 2011 सेंसस। अब आप ये देखो कि 2011 के सेंसस भी बताते हैं कि अभी भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, सो दे मेक देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड ऑक्यूपेशन एंड इफ दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज सो द मेजर अगेन ऑक्यूपेशन इज अगेन एग्रीकल्चर ओनली। Okay, so this means that agriculture land is the most important productive resource for the great many Indians. Land is also the most important form of property. ठीक है, अब ये वाली लाइन आप टिक कर लीजिए। Land is also the most important form of property. ठीक है, but land is not just means of production, nor just a form of property, nor is agriculture कहाँ गए, nor is agriculture just a form of livelihood, it is also a way of life. ठीक है, लेकिन राम is also हाँ मैम अगर प्रॉपर्टी में मैम इसमें लिखा है कि लैंड इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। मैम लैंड के अलावा प्रॉपर्टी में और कौन कौन सी चीजें आती हैं? लैंड हो गया, देखो लैंड ही मेजरली आता था, बाकी क्योंकि अगर रूरल सोसाइटीज की बात करें तो प्रॉपर्टी में तो लैंड ही होगा। ठीक है, वैसे तो फिनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके प्रॉपर्टी में ही आते हैं, बट अगेन वो आपके टैंजिबल वो होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लैंड, अगर रूरल एरिया की बात करें तो लैंड ही आपकी एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आप एग्रीकल्चर करोगे लैंड पे करोगे, आप कल्टीवेशन करोगे लैंड पे करोगे, आप बंगला भी बनाओगे तो लैंड पे बनाओगे। समझ में आया? तो लैंड आपकी एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, और एक इनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी है। क्लियर? ओके मैम। हाँ, टर्न ऑन योर कैमरास बोथ ऑफ यू एंड अगेन आई स्टार्टेड द चैप्टर, राम्या, यू जॉइंड अ लिटिल लेट। यस मैम, वाईफाई प्रॉब्लम थी, आई डोंट थिंक आज मैं कैमरा ऑन कर पाऊंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बस पूछते रहना, अगर मैं कुछ पूछूं या आप बता देना। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, ठीक है, सो जस्ट टेक दिस लाइन कि लैंड इज also the most important form of property, but land is not just a means of production, not just a form of property. ठीक है, लैंड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी या सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, बिकॉज हर चीज इनकी लैंड से कनेक्टेड होती थी। ठीक है, अब कैसे कनेक्टेड होती थी लैंड से? जैसे कि इनके फेस्टिवल्स। ठीक है, जैसे ये लोग कल्चर और लैंड को भी या कल्चर और एग्रीकल्चर को भी एसोसिएट या लिंक कर देते थे। हम लोग पोंगल बनाते हैं, उगाड़ी बनाते हैं, बिहू में असम में बिहू बनाया जाता है, ये सब आपके हार्वेस्ट अगेन सीजन को सेलिब्रेट करने के फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, मकर संक्रांति और पोंगल और लोहड़ी ये सब भी कहीं ना कहीं हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने के ही फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर और एग्रीकल्चर का एसोसिएशन है, ये भी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। ठीक है, सो सी many of our cultural practices and patterns can be traced to our agrarian background and that is why it is said it is a way of life. ठीक है, so land is not just a property, land is not just a means of cultivation or production also. ठीक है, it is a way of life because it is linked with your culture also. Okay, so you will recall from the earlier chapter how closely interrelated structural and cultural changes are. अब यहाँ पर ये टिक करो because ये आंसर होगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का।
Most of the New Year festivals in different regions in India, such as Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam, Vaisakhi in Punjab, and Ugadi in Karnataka, to name just a few, actually celebrate the main harvest season and herald the beginning of the new agricultural season. ठीक है, तो ये इनका पर्पस है इन सारे फेस्टिवल्स को बनाने का. फेस्टिवल्स के नाम अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड रीजन्स, मगर इन फेस्टिवल का पर्पस एक ही है. ठीक है, टू अगेन सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन. क्लियर है? अब आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लाइन है ना, दिस इज द क्वेश्चन इटसेल्फ. देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर, कमेंट. ठीक है, there is a close connection between agriculture and culture, comment. Okay, so again इसको आंसर आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर ये वाली लाइन यूज करिए. लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, यहां से यहां तक. इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ तक. ठीक है, एंड देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर कल्चर और एग्रीकल्चर का अगेन एक एसोसिएशन या एक लिंक बताया गया है. क्लियर है ये क्वेश्चन? अंडरस्टूड? रामी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. Now see the next paragraph. The nature and practice of agriculture varies greatly across the different regions of the country. ये जो इन्होंने ये लाइन बताई है, इसी को हमने ऊपर डिस्कस किया. ठीक है, कि बिहू असम में बनता है, ठीक है, बैसाखी पंजाब में बनती है, तो पर्पस वही है. ओके, these variations are reflected in the different regional cultures. One can say that both the culture and social structure in rural India are closely bound up with agricultural and the agrarian way of life. ठीक है, तो अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना हार्वेस्ट सीजन, तो यहाँ पर हम एसोसिएट कर रहे हैं कल्चर और एग्रीकल्चर को. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. हमें पता ही है कि अगर हम अभी भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज, ठीक है, जो रहते हैं वहां पर, वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज. ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर उनका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. Okay, but the rural is not just agriculture. Many activities that support agriculture and village life are also sources of livelihood for people in rural India. But अब ये कहना गड़बड़ हो जाएगा या गलत हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ लोग एग्रीकल्चर में ही एंगेज है. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जरूर बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, बट वी कैन नॉट से दैट ओनली एग्रीकल्चर इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो यहाँ पर और कौन कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि ये a large number of artisans such as potters, carpenters, weavers, ironsmiths and goldsmiths are also found in rural areas. ये भी लाइन टिक करना. इस पैराग्राफ में if you want to use in your answer, तो आप ये और ये लाइन यूज कर सकते हैं, देन एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, they were once part and parcel of the village economy. Their numbers have been steadily lessening since the colonial period. क्योंकि colonial period में आने के बाद rich and poor concept आ गया, जमींदार और peasant concept आ गया. ठीक है, तो जितने भी बीच के लोग थे, blacksmith, ironsmith, potters, carpenters, इन लोगों का कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन ठप पड़ गया, खत्म हो गया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक नंबरिंग थी, ठीक है, इनके ऑक्यूपेशंस की, इनके काम की, वो लेसन अप होती चली गई और सिर्फ एग्रीकल्चर एक ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल हो गया. ठीक है, नाउ यू हैव ऑलरेडी, ये छोड़ दो. बट ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज अगेन कोलोनिज्म, ब्रिटिशर्स जो थे उनको सिर्फ हमारे इंडिया में रिसोर्सेज उगवाने थे, ग्रो करवाने थे और उससे प्रॉफिट अगेन जनरेट करना था. ठीक है, तो अगर आर्टिशियन है, पॉटर्स है, वो क्या ही बनाएंगे और क्या ही करेंगे, एक बहुत स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है ना इनके काम में. मगर अगर आप इंडिगो उगवाते हो, ठीक है, अगर आप स्पाइसेस उगवाते हो, ग्रो करवाते हो और बाहर जाके बेचते हो, तो उसमें आपको लार्ज प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, सो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया, ना कि इन सारे ऑक्यूपेशंस का भी एक इंपॉर्टेंस समझा. ठीक है, ओके. गोल्डस्मिथ आप कह सकते हो, मगर गोल्डस्मिथ पे सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में फेमस था. ठीक है, कोलर वोलर जो आपके माइंस है उधर ही. ठीक है, Now, rural life also supported many other specialists and craft persons as storytellers, astrologers, priests, water distributors and oil pressers. ठीक है, अब ये रूरल लाइफ बता रहा है कि रूरल लाइफ अगर आप पहले की बात करो, कॉलोनियल इंडिया के पहले की बात करो, तो अगेन और भी लोग थे जो स्पेशलाइज्ड होते थे अपने अपने काम को लेकर, जैसे स्टोरी टेलर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट्री, लोग हाथ देखते थे. रूरल लाइफ में आप देखो बहुत लोग आपको हाथ दिखाने वाले मिल जाएंगे और पकड़ लेते हैं. ठीक है, सो वो सब बड़ी फेमस है. प्रीस्ट, पंडित,
ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑयल प्रेसर्स, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ऑयल प्रेसिंग होती है तो कोई किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, वो पहले भी नहीं डालते थे, आज भी शायद नहीं डालते होंगे, ठीक है, तो ये उनका स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन है। ओके, नाउ the diversity of occupations in rural India was reflected in the caste system, ठीक है, which in most regions included specialist and service castes such as washermen, potters and goldsmith, ठीक है। अब आप लोग ने हिस्ट्री है किसी के पास? नहीं है? रामे आपके पास है हिस्ट्री? यस मैम। आपने ग्रिड सिस्टम पढ़ा है? वहां पर गिल्ड सिस्टम जो था, श्रेणी सिस्टम, ओके ओके, ठीक है, जनरल पढ़ा है तो पहले। हाँ, तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था, ठीक है, कि हमारी जो कास्ट सिस्टम है ना, वो अगेन सिर्फ और सिर्फ 4 चीज में बटी हुई है, ठीक है, मगर बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जहां पर कास्ट नहीं समझ में आता कि कौन से कास्ट में जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले गोल्डस्मिथ का, तो गोल्डस्मिथ अपने आप में बहुत रिच होते हैं, ठीक है, मगर अगेन ये वैश्यास कास्ट के लोग नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वैश्यास कास्ट के लोग होते हैं मर्चेंट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपनी ही एक श्रेणी बना ली, गिल्ड बना लिया कि ये कौन है, ये गोल्ड स्मिथ है, ये कौन है, वो ब्लैक स्मिथ है, ये कौन है, ये आयरन स्मिथ है, तो ये श्रेणी में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझना नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये स्पेशलिस्ट और सर्विस देते थे, ठीक है, ये सर्विस वाले लोग हैं। पॉटर्स क्या करेगा, पॉटरी करेगा, ठीक है। ड्राई क्लीनर्स क्या करेगा, ड्राई क्लीन करेगा क्लोथिंग। वॉशमैन क्या करेगा, वॉश करेगा। तो ये भी कुछ अगेन काम रूरल इंडिया में बनने लगे, ठीक है, मगर ये चले ज्यादा नहीं, क्योंकि अगेन उन लोगों, जब कॉलोनियल इंडिया में कॉलोनिज्म आया तो ये चला गया, ठीक है। नाउ So some of these traditional occupations have declined, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन अच्छे थे मगर ये डिक्लाइन हो गए रूरल इंडिया में, ठीक है। बट इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन ऑफ द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज हैव लेड टू मेनी डाइवर्स ऑक्यूपेशंस। मेनी पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर एम्प्लॉयड इन और हैव लाइवलीहुड बेस्ड इन रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर से थोड़ा सा निकलकर अगेन नॉन फार्मल एक्टिविटीज में भी आने लगे, जैसे कि there are rural residents employed in government services such as postal and education department, जिसके पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो अगेन लोग पोस्टल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इस वजह से ये भी शुरू हो गया। और इन द आर्मी हु अर्न देयर लिविंग थ्रू नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हरियाणा में आज भी कहा जाता है कि जितने भी सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अधिकतर हरियाणा और पंजाब से ही निकलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, हरियाणा और पंजाब में अपने आप में एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, मगर उसके बावजूद भी आर्मी ऑफिसर्स वहां के भी अगेन नंबर ऑफ पीपल है जो अगेन फैमिली से निकलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज है, ये सर्विस एक्टिविटीज है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि रूरल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक प्राइम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। ओके, सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद अब ये मेन कंटेंट शुरू हो जाएगा। Now see, agrarian structure, caste and class in rural India, ठीक है। मैंने अभी बताया कास्ट सिस्टम कॉलोनियल पीरियड के पहले भी था, ठीक है, और क्लास सिस्टम कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर आया। क्यों? क्योंकि रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट, जमींदारी पेजेंट का कॉन्सेप्ट अगेन हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने लोगों में डाला कि तुम रिच हो तो तुम जमींदार हो, तुम पुअर हो तो तुम एक स्मॉल पेजेंट। समझ में आया? ठीक है। सो सी, agricultural land is the single most important resource and form of property in rural society, but it is not equally distributed among people living in a particular village or region, ठीक है। यहाँ पर पहले तो caste system is the reason, is the cause for this inequality. Why? Because caste system बोलता है कि जो क्षत्रिय और वैश्यास हैं वो सिर्फ अगेन लैंड ओन कर सकते हैं, ब्राह्मण लैंड ओन कर सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते। अगर उनको ग्रांट में मिली हो तो वो अगेन ओन कर सकते हैं, देन दे विल बी द मालिक ऑफ दैट लैंड, ठीक है। और शूद्र तो बिल्कुल लैंड से वंचित ही हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं कि उनको लैंड एक्वायर भी नहीं कर सकते, ले ही नहीं सकते। तो पहली बात तो कास्ट सिस्टम एक कॉज आ जाता है इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। देन नॉट डज एवरीवन हैज एक्सेस टू लैंड, वही बात आ गई, अनटचेबल्स कैन नॉट एक्सेस ऑफ लैंड्स, ठीक है। उनको लैंड खरीदने का कोई राइट ही नहीं था। Okay, in fact, the distribution of land holdings in most regions is highly unequal among households. In some parts of India, the majority of rural households own at least some land, usually very small plots. In other areas, as much as 40 to 50% of families do not own any land at all. So this is inequality.
ठीक है, कि लैंड एक रिसोर्स है मगर लैंड वो बटी अनइक्वल, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने लैंड सीलिंग एक्ट पढ़े होंगे, इंदिरा गांधी ने लगाए थे, ठीक है, क्यों लगाए थे? यही चीज को बराबर करने के लिए कि अगर किसी के पास ज्यादा लैंड है तो जिसके पास लैंड नहीं है वो कहाँ से लाएगा, तो वो उनसे उठा के उनको दे, ठीक है ना। ये अपने आप में एक अनफेयर भी है। यस सौम्या? हाँ मैम बट अगर जैसे अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लैंड है और मेरे से लेकर किसी और को दे दिया, बट मैम मैंने तो खरीदा था ना वो लैंड। हाँ, तो अभी आपके पास लीगल उसके वो लाइक रहते हैं, पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, एक इंसान के पास बहुत सारी लैंड अगर होती थी तो आप नहीं, आप उसके मालिक नहीं बन सकते, ठीक है। तभी यहाँ पर इंदिरा गांधी ने लैंड सीलिंग एक्ट लगाया, क्योंकि भाई अगर एक अमीर इंसान है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा लैंड अगर है, ठीक है, वो अपने अलग अलग यूज में यूज कर रहा है, ओके। अब उसके पास अगर लैंड ज्यादा है तो ये रिच एंड पुअर का रेशियो नहीं जनरेट हो गया कि भाई तुम तो रिच बनते जा रहे हो, ठीक है। और लैंड पे पहले टैक्सेस लोग नहीं देते थे। अभी क्या, अगर तुम्हारे को दिखाओगे ना कि तुम्हारे पास 3 से 4 इतना एकड़ ऑफ लैंड है तो तुमको पहले ही मना कर देगा, तो तुम लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। मतलब आजकल टैक्सेस भी तो हम देते हैं ना, तो हमारी कोई लैंड सीलिंग एक्ट नहीं है एज सच, ठीक है। मगर पहले के लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लैंड सीलिंग एक्ट लगाया गया था, इंदिरा गांधी ने स्पेशली लगाया था, जिससे कि वो अगेन जो लोग फ्रॉड करते हैं या जिन्होंने चीटिंग से अगेन लैंड ले रखी है, जिस पर टैक्सेस भी नहीं भरते हैं, वो उनसे लैंड उठाए और वो उसको अपने या तो गवर्नमेंट सोर्स पे यूज कर ले या तो उन पुअर पीपल्स को दे दे कि जो कल्टीवेशन में काम कराए। क्योंकि अगर आपके पास कोई लैंड है वो बैरन पड़ी है तो वो ना आपके काम की है ना मेरे काम की, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगी उसमें, मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हूँ। तो इस वजह से लैंड का हिसाब लगाने के लिए किसकी कितने पास है वो इसलिए लैंड सीलिंग एक्ट लगाई गई थी, ठीक है, पहले क्योंकि लीगल वो चीजें थी नहीं इस वजह से, ठीक है। नाउ सी, so in some parts of the India, the majority of rural households own a leased some land, at least some land, usually very small plots. In other areas, as much as 40 to 50% of families do not own any land at all. So this means that they are dependent on the agricultural labor or other kinds of work for their livelihood. This of course means that a few families are well-to-do and the majority live just above and below the poverty line. ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। इनइक्वालिटी या सॉरी इन अनइक्वल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऐसे करके यहाँ लिख देना, ठीक है। एंड पहले ऑब्वियसली क्या होता था, अधिकतर लोग पुअर थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है द मेजोरिटी जस्ट अबव और बिलो द पॉवर्टी लाइन, मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव्स इन अ पुअर कंडीशंस, ठीक है। एंड उसमें मिनिमल लोग जो होते थे, जो बहुत माइनॉरिटी लोग होते थे, वही कहीं ना कहीं वेल टू डू फैमिलीज होते थे, ठीक है। तो दिस इज द इनइक्वालिटी, दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ सी, in most regions of India, women are usually excluded. Now this is also the reason, ठीक है, कि वुमन को एक्सक्लूड कर दिया जाता था फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रीवेलिंग पैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आप पता ही है लड़कियां दूसरों के घर चली जाती हैं तो इस रीजन से वो लैंड में उनका हिस्सा नहीं देते थे या वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकती थी, ठीक है। मगर अभी यहाँ पर नहीं है, आपको भी पता है कि आजकल राइट्स आप हम आपके भी है, एज अ डॉटर एंड सन बोथ कैन एक्वायर एंड बोथ कैन डिमांड राइट्स इन द फादर्स प्रॉपर्टी और द मदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। So by law, women are supposed to have an equal share of family property. In reality, they only have limited rights and some access to land only as part of the household headed by the man. ठीक है, भाई लॉ कहता है कि आपका हिस्सा है, ठीक है, मगर ये बहुत एक सेइंग है और बहुत सही सेइंग है कि इंडियन इकोनॉमी में या इंडियंस में फैमिलीज में अगर लड़की अपना हिस्सा मांगती है, ठीक है, तो वो बेशरम कह दी जाती है। बहुत सही बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर नहीं मांगती है तो वो अच्छी लड़की है, वो अगेन पेशेंस है उसके अंदर, ठीक है। तो अगेन आपका अगर फादर अपनी मर्जी से हिस्सा दे दे, ठीक है, तो अगेन डॉटर एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। अगर उसने हिस्सा खुद से मांग लिया, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती फैमिली में, ओके। सो दीज आर द थिंग्स और दीज आर द माइंडसेट ऑफ द इंडियन सोसाइटीज, ठीक है, कि लॉ बनने के बाद भी बात वही की वही है, ओके। नाउ सी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ। What does the term agrarian structure means? यहाँ पर लिखो, what does the term agrarian structure means? ठीक है,
नाउ सी, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर कैसे कैसे बटा हुआ है, ठीक है. सो द टर्म एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग. दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है, कि लैंड होल्डिंग कैसे बटी हुई है, ठीक है, उसको बोला गया है एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर. ओके, ये आप लाइन स्टिक करिए. Because agricultural land is the most important productive resource in rural areas, access to land shapes the rural class structure. अब आप ये देखो, अगर आपके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है तो आप अपने आप में अमीर हो गए, रिच हो गए, ठीक है. अगर आपके पास कम लैंड होल्डिंग है तो आप अपने आप में एक पीजेंट हो गए, ठीक है. तो यहाँ पर आप जब आंसर लिखोगे तो जो मैं टिक कर रही हूँ वो आंसर में जरूर इंक्लूड करना. एक तो ये लाइन, ठीक है, फिर ये वाली लाइन, एक्सेस टू लैंड largely determines what roles one plays in the process of agricultural production. आपके पास जितनी लैंड है वो आपका रोल डिटरमाइन करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपका रोल क्या है, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट पॉइंटर ये है मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है. एक ये पहला कैटेगरी है, मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स आर यूजुअली एबल टू अर्न सफिशिएंट और इवन लार्ज इनकम्स फ्रॉम द कल्टीवेशन, although this depends on agricultural prices which can fluctuate greatly as well as other factors such as the monsoon. ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी है आपका, ओके, कि जहां पर आपका जो लैंड होल्डिंग है, एक्सेस टू लैंड होल्डिंग है, वो आपके पास अच्छा खासा होता है, आप उसमें अच्छा खासा कल्टीवेशन निकाल रहे होते हो, प्रोडक्शन निकाल रहे होते हो, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे होते हो, ठीक है. फैक्टर्स होते हैं जो आपके अगेन प्रॉफिट को थोड़ा वैरी कर सकते हैं, बट वो अगेन एक टेम्परेरी फैक्टर्स है, ठीक है. सेकेंड आपका ये वाला पॉइंटर है, agricultural laborers. Agricultural laborers are more often than not paid below the statutory minimum wage and earn very little. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट्स हो गए, ओके. ये आपके, इनके पास अपना खुद का कोई लैंड होल्डिंग नहीं होता, तो ये काम करके जो वेजेस मिलता है उस पे अपना सर्वाइवल निकालते हैं, ओके. एंड देयर इनकम्स आर वेरी लो, देयर एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, मोस्ट एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर डेली वेज वर्कर्स, ठीक है. देन एंड डू नो, अब ये सारा पॉइंट इतना लिखने की जरूरत नहीं है वरना आपका पॉइंटर बहुत बड़ा हो जाएगा. तो आप ये वाला लाइन यहाँ से शुरू करिए और यहाँ पर खत्म कर दीजिए. इसको और शॉर्ट करना है तो आपकी मर्जी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, ठीक है. थर्ड आपका ये वाला पॉइंट है टेनेंट्स वाला, ठीक है. टेनेंट्स कौन होते हैं? जो रेंटर्स होते हैं, ठीक है. सो कल्टीवेटर्स हु लीज देयर लैंड फ्रॉम द लैंड ओनर्स हैव लोअर इनकम्स देन ओनर कल्टीवेटर्स. जैसे यहाँ पर टेनेंट्स कौन हो गए? आपके पास बहुत सारा लैंड है, मैंने आपका कुछ हिस्सा ले लिया एज अ रेंट पर, ठीक है. मैं अब दो तरीके के रेंट चलते थे. एक होता था कि फिक्स्ड रेंट, कि भाई मैंने आपसे लैंड लिया है और उस लैंड का मैं आपको मंथली इतना दूंगी, ठीक है. और एक होता था क्रॉप्स के ऊपर लैंड रेंट, कि आपके जितनी कल्टीवेशन, जितना प्रोडक्शन होता था उसका कुछ शेयर एज अ रेंट आप देंगे अपने जमींदार को या अपने लैंड, ठीक है. तो दोनों ही चलते थे. अभी यहाँ पर सिनारियो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड आता जाएगा, ठीक है. सो अगेन दे हैव वेरी लोअर इनकम्स एंड देन ओनर कल्टीवेटर्स, बिकॉज दे हैव टू पे अ सब्सटैंशियल रेंट टू द लैंड ओनर, ऑफन एज मच एज अ 50 to 70% ऑफ द इनकम फ्रॉम द क्रॉप. जो क्रॉप बेचकर, ठीक है, जो भी इनकम या प्रॉफिट उनको निकलता था उसका इतना परसेंट उनको देना पड़ता था एज अ रेंट, ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस. यस सौम्या. मैम इसमें लिखा है कि मैम that they did not have work for many days of the year. मैम ऐसा क्यों था? And do not have work for many days of the year because जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अगर जैसे हार्वेस्ट सीजन होता है, ठीक है, तो हार्वेस्ट सीजन में लेबर की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि अगेन कटाई करनी पड़ती है, ठीक है. तो वो उनके लिए उनका पीक सीजन है. क्यों? क्योंकि भाई आप इतना बड़ा बड़ा लैंड पे जब हार्वेस्ट होएगा, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उसको निकालना, उसको काटना तो पड़ेगा ना, ठीक है. तो उधर आपको ज्यादा लेबर चाहिए, तो वो वाला मंथ क्या हुआ, वहां पर उनको काम मिलता है. मतलब कुछ मंथ ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर, मतलब काम अपने आप ही एग्रीकल्चर में हो रहा होता है, ठीक है. वहां पर इतनी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती. या सूखा पड़ जाता है, लेट से कहीं पर किसी एरिया में सूखा पड़ गया, ड्राउट आ गया, फेमाइन आ गया, तो वहां पर तो काम धंधा चौपट हो गया, खत्म हो गया. तो इस वजह से उनको बहुत दिन तक काम भी नहीं मिलता था. तो इनका इनसिक्योर है. कहीं पर अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई तो काम मिल गया, क्योंकि अगेन लैंड ओनर्स खुद तो करते नहीं थे, ठीक है. वो अगेन लेबर्स ढूंढते थे, उनको वेजेस देके ही काम निकालते थे. हमने TSR में पढ़ा था ना, ठीक है. तो वही चीज है, ओके. तो कहीं पर काम ज्यादा, कहीं भी बिल्कुल भी, ओके. चलो ना, दिस इज द आंसर, ठीक है. अब आंसर खत्म, क्वेश्चन का आंसर खत्म. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं.
Agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure, but we must also remember structure that it is through the caste system. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इन्होंने क्लास और कास्ट को इंटरलिंक कर दिया, ठीक है, हम कई बार पढ़ चुके हैं ये चीज. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट क्लास. ओके, ठीक है. सो सी, यहां पर आप कैसे लिखोगे कि क्लास एंड कास्ट इज लिंक्ड. ठीक है, हाउ, अभी देखो. सो अगेन यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर कैसे है कि अगर जो लैंड ओन करता है, ठीक है, उसके पास ज्यादा पैसा आता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, उसके पास ज्यादा प्रोडक्शन, वो भले इंगेज होना हो पर उसके पास प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, उसकी शेयरिंग ज्यादा है. ओके, तो अगेन, बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर स्ट्रक्चर दैट इट इज थ्रू द कास्ट सिस्टम. इन रूरल एरियाज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास. टिक दिस लाइन. There is a complex relationship of the caste and class. This relationship is not always straightforward. We might expect that the higher caste have more land and higher incomes, and that there is a correspondence between caste and class as one moves down the hierarchy. ठीक है, ये हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शूद्रा के पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है, और अगेन वही क्षत्रिय के पास लैंड ही लैंड. ठीक है, तो जब आपके पास असेट है, जब आपके पास प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली आप रिच भी हो, आपका क्लास स्ट्रक्चर ज्यादा है सोसाइटी में एज कंपेयर टू शूद्रा. राइट और रॉन्ग, ठीक है ना. तो ये हम अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. एंड देयर इज अ करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कास्ट एंड क्लास एज वन मूव्स डाउन द हायरार्की. जैसे जैसे हायरार्की, कास्ट हायरार्की में नीचे आते जाओगे, आपका स्टेटस भी नीचे होता जाएगा. Okay, so in many areas this is broadly true but not exactly. ठीक है, बहुत सारे areas में ये सही है but not exactly, not every area. In most areas the highest caste, the Brahmins, are not major landowners. ये exceptionals है, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया Brahmins cannot purchase land. ठीक है, ये भी caste system का एक रूल था, ठीक है. But sorry, in most areas the highest caste is the Brahmins and are not major landowners, and so they fall outside the agrarian structure although they are the part of the rural society. ठीक है, because they cannot own land. वो अगर उनको ग्रांट में मिल गया, एज अ दान दक्षिणा मिल गया, तो वो ले सकते हैं, ठीक है, then they will be the maliks. ठीक है, but otherwise no. तो अगर वो नहीं ले सकते तो वो कहीं ना कहीं कल्टिवेटर्स भी नहीं है, जमींदार भी नहीं. ओके, तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द जमींदार आर या तो वैश्यास और या तो क्षत्रिय. ठीक है, then they are a part of the rural society. In most regions of India, the major land owning groups belong to the upper caste. In each region there are usually just one or two major land owning castes who were also numerically very important. ये वाला पैराग्राफ हमने अपनी पार्ट 1 वाली बुक में पढ़ा था, ठीक है, जाट्स और राजपूत, ये वाला पैराग्राफ. तो ये सेम कंटेंट है, ठीक है, जिसको हमने डोमिनेंट कास्ट के नाम से पढ़ा था. ठीक है, सो एमएन श्रीनिवास एज डोमिनेंट कास्ट, ही सेड कि जो ज्यादा लैंड ओन करते हैं उनका एक अलग ही कास्ट है, दैट इज डोमिनेंट कास्ट. ठीक है, डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या है कि इन ईच रीजन द डोमिनेंट कास्ट इज द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड डोमिनेट्स लोकल सोसाइटी. ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा में आप जाओगे तो वहां पर जाट है, ठीक है, जाट लोगों के पास ज्यादा लैंड ओनिंग रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है. ओके, so examples of the dominant land owning groups are the Jats and Rajputs of UP, the Vokaligas and Lingayats in Karnataka, Kamas and Redis in Andhra Pradesh, and Jat and Sikhs in Punjab. तो ये सारे जितने भी हमने नाम पढ़े, ये सब आपके डोमिनेंट कास्ट है, और ये कहीं ना कहीं इनकी कास्ट भी ऊंची और इनका क्लास भी ऊंचा. ठीक है, मैम हमें इनके नेम लर्न करने पड़ेंगे. yes yes, because to make your answer more presentable and you know ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट के नाम ही है, मीनिंग्स तो आपको सिर्फ एक ही दी गई है कि डोमिनेंट कास्ट पीपल आर द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली and who own land. This is the only definition. So if you will write this, your answer will get a little longer. ठीक है, Okay. now देखो यहाँ पर वेरिएशंस दिखाए गए हैं ना, तो यहाँ पर कास्ट एंड क्लास का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाया गया. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ अगेन लोअर कास्ट पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लैंड ओनिंग.
ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, while dominant land owning groups are usually middle and high ranked caste, most of the marginal farmers and landless belong to the lower caste group. ठीक है, so this is the relationship of caste and class. ओके कि अगर आपकी कास्ट लो है, ठीक है, आप शूद्रा हो या आप एससी हो या एसटी हो या कुछ भी हो, ओबीसी हो, तो आपको लैंड ओन नहीं कर सकते. ठीक है, in official classification they belong to the SC STs or other backward classes. In many regions of India, the former untouchable or Dalit caste were not allowed to own land, and they provided most of the agricultural labor for the dominant land owning groups. ठीक है, बहुत सारे रीजन्स में दलित्स को लैंड छूना भी अलाउड नहीं था. मगर देखो अब यहाँ पर पैराडॉक्सिकल नेचर आपको बताती हूँ. जो टिलिंग होती है लैंड की, जो अगेन आप देखा होगा, जो ऑक्स को लेकर ऐसे बांध दिया जाता है, जो टिल करी जाती है लैंड, ठीक है, वो टिलिंग बहुत हार्ड मैनुअल वर्क होता है. ठीक है, वो वर्क अगेन एक शूद्रा से ही करवाया जाता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हार्ड लेबर वर्क था और कोई भी एक हाई कास्ट का इंसान नहीं करना चाहेगा. तो अगर आप शूद्रा को अनटचेबल मानते हो और उसको लैंड ओन नहीं करने देते हो, तो भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि टिलिंग वो कर सकता है? समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये है पैराडॉक्सिकल रीजन्स, ये बहुत ही अलग अलग, जो सुविधा है बस वही बना. ठीक है, सो यहाँ पर उनको लैंड ओन नहीं किया जाता था. दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ लेबर फोर्स दैट अलाउड द लैंड ओनर्स टू कल्टिवेट द लैंड इंटेंसिवली एंड गेट हायर रिटर्न्स. एक सेकेंड, ओके अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको काम कैसे मिलता था अनटचेबल्स को, क्योंकि उनको खुद की तो लैंड होती नहीं थी, तो ये लेबर्स थे. तो ये लेबर फोर्स है, ठीक है, दैट अलाउड द लैंड ओनर्स टू कल्टिवेट द लैंड इंटेंसिवली एंड टू गेट हायर रिटर्न्स. तो ये क्या करते थे लैंड ओनर्स? ये सारे लेबर्स को बुलाते थे, खूब सारा काम करवाते थे और बदले में वेजेस देते थे. ठीक है, तो अगेन वो हमेशा लो ही रहेंगे, हमेशा वो अपर ही रहेंगे ना. The rough correspondence between caste and class means that typically the upper and middle caste also had the best access to land and resources and hence to power and privileges. ठीक है, obviously if you are of the upper caste community, ठीक है, you have access to land also, and if you have access to land, then you are economically good also, and if you are economically good, then you are politically powerful. ठीक है, so these three words are interconnected. ठीक है, आपका सोशल स्टेटस अपने आप अच्छा होता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस अपने आप अच्छा होता है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस भी अपने आप अच्छा हो जाता है. ठीक है, तो ये तीनों इंटरलिंक टर्म्स है. देन this had important implications for the rural economy and society in most regions of the country. अब ना इस पे क्वेश्चन लिखो, इस पक्का 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, what do you mean by proprietary caste या define proprietary caste? Ma'am, can you repeat the question? Define proprietary caste, or what do you mean by proprietary caste? This term is a question. Okay, no, now what do you mean by proprietary caste? This is the answer. A proprietary caste group owns most of the resources and can command labor to work for them. ठीक है, ये प्रोप्राइटरी कास्ट वो कम्युनिटी है, वो हिस्सा है कास्ट का जो लैंड ओन करती है और लेबर को कमांड करती है कि तुम्हें क्या करना है मेरे लिए. ठीक है, और उसके बदले आगे वो वेजेस देंगे. ठीक है, ये है आपका. ठीक है, देन सेकेंड पार्ट ये रहा. Members of the low-ranked caste groups had to provide labor for the fixed number of days per year to the village zamindar or landlord. ठीक है, ये इसी में आप लिख सकते हैं, इसी आंसर में. ठीक है, now write one more question. Define bonded labor. Yeah, what do you mean by bonded labor? मैम ये जो लास्ट लाइन थी कि मैम मेंबर्स ऑफ लो रैंक कास्ट ग्रुप्स वाली, मैम इसका एक बार मीनिंग बता दो. हाँ बता रही हूँ, देखो ये वाला जो मैंने अभी आपको मेंबर्स और लैंडलॉर्ड का लिखवाया है, ठीक है, ये आप प्रोप्राइटरी कास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, मगर इसका क्वेश्चन एग्जैक्टली ये वाला है. ठीक है, कि बॉन्डेड लेबर या अगेन स्लेव लेबर क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लो रैंक कास्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेबर फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ डेज पर ईयर टू द विलेज जमींदार और लैंडलॉर्ड. मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर, नाम सुना है आपने हिंदी में कभी?
बंधुआ मजदूर, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर मतलब क्या होता है कि वो आपने फिक्स कर लिया कि मैं इसका रहना पीना सब अपना जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, भले उसको कुछ भी ना दो, ठीक है, और वो आपके लिए जितना आप कहोगे उतना काम करेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज पर ईयर एक जमींदार के लिए जब कोई मेंबर लो रैंक का काम करता है उसको हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर, हिंदी में बोलते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है। अब ये क्यों होता है? हाँ मैम ये इलीगल क्यों नहीं है? बेटा ये इलीगल, अब देखो अगर किसी को पता चल जाए, जैसे आजकल हमें पता है कि अगर आप पर डे किसी से काम करवाते हो तो मिनिमम वेज आपको इतनी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्रोविजन बनाया गया है फॉर द लेबर्स, ठीक है, ये भी लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी पहले क्या था, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, ठीक है, कि जहां पर आपकी लीगल आपके पास प्रोविजंस हो कि अगर मैं इतना काम करता हूं तो मेरी एक दिन की इतनी दिहाड़ी तो बनती ही बनती है, ठीक है। और ना वो जा सकता था किसी के मतलब बोलने, ठीक है। अभी की बात करोगे तो अगर आपका लेबर नहीं दिया जाता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड अगेन लाइक फाइल अ केस ऑल्सो, बट ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास इतना सोर्स पानी नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट में जा जाके अपने लिए केसेस लड़ पाए, ठीक है। पॉवर्टी इज द मेजर सोर्स की क्यों आज भी बॉन्डेड लेबर रूरल एरियाज में चलता है, ठीक है। और आजकल आप देखो जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी आप किसी छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते। अगर आपके घर में छोटा बच्चा एज अ लेबर या एज अ मेड का बच्चा कोई काम कर रहा है और किसी सोसाइटी मेंबर की नजर में आ गया तो अगेन आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। और वैसे तो पढ़े लिखे लोग खुद ही नहीं कराते, ठीक है, मगर अगेन है तो 14 इयर्स के नीचे तो काम करवा ही नहीं सकते। तो बात है गरीबी, गरीबी इतनी बुरी चीज होती है ना कि अब वो अगर कुछ उनके साथ गलत भी होता है तो वो रो के रह जाते हैं, मगर कहाँ जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। नाउ सी, similarly lack of resources and dependence on the landed class for economic, social and political support meant that many of the working poor were tied to landowners in hereditary labor relationships, bonded labor। ये लाइन भी आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपने वो बाहुबली मूवी देखी है ना, उसमें जो कटप्पा था, ठीक है, वो स्लेव दिखाया था ना, तो उसमें दिखाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी फैमिली की देख रेख कर रहा था, चाहे वो गलत बोले अच्छा बोले सही बोले, वो उसको सर झुका के मानना होता है, ठीक है। तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके घर में स्लेव सिस्टम ही चलता था, आपने पढ़ा होगा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी भी आई थी जो अगेन एक मतलब राजा का स्लेव ही था, फिर जब वो मर गया था तो उसका कोई सक्सेसर नहीं था तो स्लेव डायनेस्टी रूल करने लगी थी और उसने करीबन 100 साल रूल किया था, ठीक है। तो दिस इज द लाइक हिस्ट्री, ओके। तो ऐसे आज भी गांव में होता है और ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, जैसे कि हलपति सिस्टम बोला जाता है गुजरात में सेम बॉन्डेड लेबर को, ठीक है। जीता सिस्टम बोला जाता है कर्नाटका में, ओके। एंड आई एम जस्ट कमिंग गेट टू हियर। ओके, ठीक है। सो अगेन कर्नाटका में इसको जीता सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, और गुजरात में इसको हलपति सिस्टम बोला जाता है। Although such practices have been abolished legally, क्योंकि अगेन अभी आप ऐसे किसी को बंधुआ मजदूर या बॉन्डेड लेबर बनाते हो, किसी को पता चल जाता है तो अगेन यू आर लाइबल टू पनिशमेंट, ठीक है। दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मेनी एरियाज। इन अ विलेज ऑफ नॉर्दर्न बिहार द मेजोरिटी ऑफ द लैंड ओनर्स आर कॉल्ड भूमिहर्स। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भूमिहर्स को भी ना बॉन्डेड लेबर लिख के आ जाते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना, ओके। भूमिहर्स वर द लॉ। मैम इसमें डिफरेंस क्या है बॉन्डेड, मैम फिर इसमें डिफरेंस क्या है बॉन्डेड लेबर्स और भूमिहर्स? अरे भूमिहर्स तो लैंड ओनर्स हो गए, लिखा तो है देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ओनर्स आर भूमिहर्स हु आर आल्सो द डोमिनेंट कास्ट,
ठीक है, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करके लिख देते तो बच्चों को लगता है बॉन्डेड लेबर के नीचे कैटेगरी लिखा है तो वो भी है, ठीक है, वो नहीं करना है मिस्टेक। ओके, भूमिहर्स आर द डोमिनेंट कास्ट, यू कैन राइट द डोमिनेंट कास्ट आंसर, ठीक है, एंड नॉट इन द बॉन्डेड लेबर। ओके, चलो टिल ईयर। ओके, यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट है? एनी डाउट? नो मैम। ओके, एक सेकेंड, मैं एक पैराग्राफ और देख लेती हूँ, अगर छोटा सा तो पढ़ा देती हूँ। ओके चलो, एक मैं कॉलोनियल पीरियड का ये पढ़ा दूं, आप लोग के लिए ज्यादा तो नहीं होगा, दिस वन ओनली। ओके मैम। ठीक है, नाउ सी, अब हम जो बात करेंगे, हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा था हम लोग ने कि अगेन कॉलोनिज्म जब आया था तो उन्होंने सबसे पहले अगेन एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ शुरू किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था कि हर एक लैंड पर, ठीक है, अगर कोई लैंड है, अगर कोई प्रोविंस है, वो 4 हिस्सों में बटी हुई है, लेट से आप समझ लो, ठीक है, तो इन 4 हिस्सों का परमानेंट रेवेन्यू आना चाहिए। किसको आना चाहिए? ब्रिटिशर्स को आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉलोनियल पीरियड था। और ये रेवेन्यू कौन इकट्ठा करेगा? ये रेवेन्यू इकट्ठा करेगा जमींदार। ठीक है, क्योंकि अगेन ब्रिटिशर डायरेक्टली खुद इसलिए नहीं कर सकते थे कि ना उनको लैंग्वेज पता, ना उनको अगेन यहाँ का तौर तरीका पता। ठीक है, तो वो खुद डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, वो काम नहीं निकलवा सकते थे, तो उनको कुछ ऐसे पपेट्स चाहिए थे जो कहीं ना कहीं उनका काम करे, ठीक है, उनकी बात माने, और उसके बदले ब्रिटिशर क्या करेगा? इनको प्रिविलेजेस देगा, इनको एक स्टेटस देगा, क्योंकि सब लोग तो हमारे इंडिया में स्लेव ही थे उस समय। ठीक है, तो एक स्टेटस मिलने की वजह से, प्रिविलेजेस मिलने की वजह से जमींदार जो कहता था ब्रिटिशर वो करते थे। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारे सिस्टम आए। ठीक है, रयोतवाड़ी सिस्टम आया, जोतेदार आए, बहुत सारे, वो सब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, बट एक समझाने के कॉन्सेप्ट में ये आने आपको छोटी सी चीज समझाई। अब आप देखो आगे। Now, there are historical reasons why each region of India came to be dominated by just one or two major groups, but it is important to realize that this agrarian structure has changed enormously over time from the pre-colonial to the colonial and after independence. ठीक है, यही 3 periods हम पढ़ते हैं। ठीक है, pre-colonial में land reforms क्या थे, colonial में कैसे हुए, और आज क्या। ठीक है, then while the same dominant caste were probably also cultivating caste in the pre-colonial period, they are not the direct owners of the land. ठीक है, हम जिनकी बात करते हैं ये वोकलिगास और लिंगायत, ठीक है, जो अगेन प्री कॉलोनियल पीरियड में एक डोमिनेंट कास्ट रहे थे। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जरूरी नहीं कि वो जमींदार रहे। क्यों? क्योंकि अगेन वो हो सकता है कि वो एक बड़े जोतेदार बन गए। ठीक है, जमींदार बनने के लिए आपके पास अपना एक प्रोविंस होना चाहिए था, अपना एक, आपके पास एक बड़ी सी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए थी, जिसको हम स्टेट के नाम पे बोलेंगे। ठीक है, और उस पे जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो अगेन या तो राजा देता था ब्रिटिशर को, और अगर राजा नहीं खुद भी इंगेज है, राजा नहीं कुछ जानता है, तो उसकी जगह वो जमींदार एक उपाधि, टाइटल दे देता था उनको। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसे सिस्टम चेंज हुआ कि जो डोमिनेंट कास्ट कॉलोनियल पीरियड में, प्री कॉलोनियल पीरियड में थे, शायद वो जमींदार नहीं रहे कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो ये चेंजिंग अगेन टाइम है, ये चेंजिंग ऑफ क्या बोलते हैं, टर्म्स है अगेन इन लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, सी, सो इंस्टेड रूलिंग ग्रुप सच एज द लोकल किंग्स, देखो बात वही आ गई। ठीक है, रूलिंग ग्रुप सच एज द लोकल किंग्स और जमींदार्स that are landlords who were also politically powerful in their areas and usually belong to the kshatriya or the other high caste, ठीक है, controlled the land। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट को नहीं चूज किया। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट के पास तो एक छोटा सा अपना एक रीजन है ना। ठीक है, तो उनको छोटे रीजन से थोड़े ना कमाना है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक प्रोविंस के राजा को पकड़ा, एक नहीं मतलब बहुत सारे, जैसे लेट्स से ये मद्रास है। ठीक है, तो मद्रास में एक सिटी तो नहीं है, बहुत सारी सिटीज है। ठीक है, मद्रास तो अपने आप में कितने स्टेट में बट चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर जो इसका राजा होगा, रूलिंग अगेन रूलर होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगेन ब्रिटिशर का पपेट बनेगा या ब्रिटिशर के लिए काम करेगा, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, और वो एक क्षत्रिय होता था। हाँ,
मैम इसमें लिखा है कि क्षत्रिय और अदर हाई कास्ट, तो मैम इसमें अदर हाई कास्ट में ब्राह्मण इंक्लूड हो सकता है? ब्राह्मण भी है, जैसे सतवाहन हमने पढ़ा हिस्ट्री में, सतवाहन डायनेस्टी जो थी वो एक ब्राह्मण की ही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने, जैसे ब्राह्मण वैसे राजा नहीं बन सकते थे, ठीक है, मगर ऐसे बहुत सारे आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे जहां पर ब्राह्मण भी राजा बने और ब्राह्मण ने भी रूल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अदर हाई कास्ट लिखा हुआ है, ओके। Now, so the peasants or cultivators who worked the land had to hand over the substantial portions of the produce to them, ठीक है। तो ये जो राजा होता था, लेट्स से राजा है, आप हम बुर्दवान की बात कर लेते हैं, राजा ऑफ बुर्दवान, ठीक है। तो बुर्दवान एक जगह का नाम था, ठीक है, आपके उसमें बंगाल में, ठीक है। तो अब ये बुर्दवान राजा यहाँ पर क्या करेगा, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगा, कहाँ से, ठीक है, अपने अलग अलग प्रोविंसेस से, अपने अलग सॉरी स्टेट से, ठीक है। और हर स्टेट पर, ठीक है, कोई ना कोई जोतेदार संभाल रहा होगा या कोई कोई और संभाल रहा होगा, तो ये जितना भी कलेक्टिव रेवेन्यू आएगा ये अगेन हैंड ओवर कर दिया जाता था राजा को, ठीक है। और राजा किसको हैंड ओवर करता था, उसका पोर्शन परमानेंट सेटलमेंट में जो फिक्स अगेन अमाउंट होता था, अगेन ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिशर को जब वो करता था तो ये ब्रिटिशर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मगर यहाँ पर ये लोग ब्रिटिशर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, ठीक है ना। They also granted property rights to the zamindars. Under the British, the zamindars were given, यहाँ पर ये टिक करो अब आप लोग, ठीक है। Under the British, the zamindars were given more control over land than they had before. Since the colonizers also imposed heavy land revenue or agriculture, the zamindars extracted as much produce or money as they could out of the cultivators, ठीक है। अब let's say इन्होंने बोला कि भाई मुझे 100% कल्टीवेशन में 60% चाहिए ही चाहिए पूरे राज्य से, ठीक है। अब कोई बारिश नहीं हुई, इरिगेशन प्रॉब्लम हो गई या ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, इनको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इनको वो 60% ऑफ द प्रोड्यूस का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब प्रोडक्शन हुई नहीं तो वो दे कैसे, ठीक है। और ये राइट क्यों यहाँ पर ये क्यों जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर इनके साथ जबरदस्ती करते थे। ब्रिटिशर कहते थे कि हमें इतना लगान, हमें इतना टैक्सेस रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब वो इन पे प्रेशराइज करेंगे तो वो उन पे प्रेशराइज करेंगे, तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूल्स नहीं था, ठीक है। सारा रूल भी ब्रिटिशर था और सारा पॉलिसी भी ब्रिटिशर था, ठीक है, समझ में आया। नाउ one result of this zamindari system was that agricultural production stagnated or declined during much of the period of the British rule. एक ब्रिटिश रूल का ऐसा पीरियड आया था 1796 अराउंड, ठीक है, जब फेमाइंस बहुत आते थे, सूखा बहुत पड़ता था, तो लोग गरीबी की वजह से मरने लगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई उनको लगान चाहिए ही चाहिए, वहां पर देने के लिए कुछ है नहीं, उनके बेसिक नीड्स तक नहीं है, तो इधर क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन स्टैगनेंट हो गया, रुक गया, ठीक है। फॉर पेजेंट्स फ्लेड फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, भाई मरता क्या ना करता वही वाली बात है, ठीक है। तो पेजेंट ने उन लैंडलॉर्ड से बचने के लिए वहां पर अपना हिस्सा ही छोड़ दिया, अपनी लैंड छोड़ छोड़ के वो भाग गए, ठीक है, क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल देखना था, ओके। एंड फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड वॉर्स डेसिमिनेटेड द पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर लगान नहीं मिलता था या नहीं कुछ होता था तो वॉर्स होने लगते थे, तो इस वजह से वहां की आबादी भी कम हो गई, एग्रीकल्चर भी कम हो गया और अगेन सब कुछ रुक गया। इतना समझ में आया, अंडरस्टूड, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, राम्या क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ सी, many districts of colonial India were administered through the zamindari system. In other areas that were under direct British rule, that have what was called the रायतवाड़ी system, ठीक है। देखो जमींदारी सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम, ये सब एक ही तरीके के सिस्टम है जहां पर अगेन एक एम होता है ब्रिटिशर्स को टैक्सेस देना, ठीक है। देन रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, रायत मींस कल्टीवेटर इन तेलुगु, ठीक है, इसको रयोतवाड़ी सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो रयोतवाड़ी अगर कभी ऐसा टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी कभी कभी लोग स्पेलिंग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो रयोतवाड़ी एंड रायतवाड़ी इट्स सेम, ठीक है। तो रायत एक तरीके का कल्टीवेटर्स हैं जो अपनी लैंड पे प्रोडक्शन करके अगेन टैक्सेस देते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम द एक्चुअल कल्टीवेटर्स हु वर देमसेल्व्स ऑफन लैंडलॉर्ड्स एंड नॉट कल्टीवेटर्स रादर देन द जमींदार्स वर रिस्पांसिबल फॉर पेइंग द टैक्सेस। In this system, the actual cultivators who are themselves often landlords and not cultivators rather than the zamindars
ओके देखो रायत वाली सिस्टम में, ठीक है, जो रायत होता है वो कल्टीवेटर है, ठीक है, कल्टीवेटर मतलब वहां पर उसका लैंड भी है वो, उसका, ठीक है, और हो सकता है वो कल्टीवेशन में इंगेज भी हो, अगर नहीं भी है तो वो डायरेक्ट टैक्सेस अगेन ब्रिटिशर को दे रहा है, वो जमींदार को नहीं दे रहा है, वो राजा को नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक मीडियम कम हो गया, ठीक है ना। पहले अगर क्या होता था, रायत जमींदार, फिर जमींदार ब्रिटिशर, ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हो गए, तो यहाँ पर 3 नहीं है, रायत डायरेक्टली ब्रिटिशर से लिंक करेगा और जितना भी अगेन उसका प्रोडक्शन पे टैक्सेस है या रेवेन्यू है वो उसको डायरेक्टली दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज लिखी है, बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट डेल्ट डायरेक्टली विद द फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स rather than through the overlord, the burden of taxation was less and cultivators had more incentive to invest in agriculture। जब आपका एक मीडियम कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक लेयर ऑफ प्रॉफिट भी कम हो गया, एक लेयर ऑफ चैनल कम हो गया, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट दीज एरियाज बिकम रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्परस। तो जहां पर रायत वाली सिस्टम चलती थी वहां पर एरिया प्रॉस्परस हुए, जहां पर जमींदारी सिस्टम चलती थी वो एरिया स्टैग्नेंट होने लगे, ठीक है। दिस बैकग्राउंड अबाउट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया, मच ऑफ व्हिच यू हैव लर्नड इन योर हिस्ट्री बुक, ये छोड़, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। समझ में आया इतना? रायत वाली सिस्टम और जमींदारी सिस्टम सेम है तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मीडियम ज्यादा है ना। जमींदारी सिस्टम जैसे मैंने आपको यहाँ पर बुर्दवान का एग्जांपल दिया, ठीक है, बुर्दवान का जो एम्परर था, जो राजा था, बुर्दवान एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पर राजा था, ठीक है, फिर अगेन राजा या जमींदारी मान लो जमींदार था, फिर वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करता था जोतेदार से या रायोत वाले से, ठीक है, फिर वो काम किससे निकलवाते थे, पेजेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए ना 3 लेयर है, पहले फार्मर काम करेगा, एक पेजेंट काम करेगा, वो काम करके उतना सारा जो भी रेवेन्यू है वो अगेन रायोट्स को देगा या जोतेदार को देगा, ठीक है, फिर वहां से वो सारा टैक्सेस कलेक्ट होगा, फिर वो जमींदार पे आएगा, फिर जमींदार अपना प्रॉफिट रखेगा और फिर वो अगेन ब्रिटिशर्स को दे देगा। रायोत वाली सिस्टम में क्या था, आपकी जमींदार वाली लेयर हट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, पेजेंट देगा अगेन रायोट्स को, रायोत देगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो जब आपकी कोई चीज की एक चैनल कम हो जाता है तो प्रॉफिट आपके पास ज्यादा रुकेगा ना, है ना, वही चीज बताई गई है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके, बाय बाय क्लास, बाय। So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.